नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा तथा एनटीएससी परीक्षा दोनों परीक्षाएं छात्रवृत्ति हेतु होती है। एनएमएमएस कक्षा 8 के लिए और एनटीएससी कक्षा 10 के लिए। अगर इन परीक्षाओं में हमारा नंबर आ जाता है, हम इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, जो इनकी मिनिमम योग्यता है उसके आधार पर मेरिट बनती है, और मेरिट में अगर हम पास हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यानी प्रति माह इसमें बच्चों को एनएमएमएस में 4 वर्ष के लिए और एनटीएससी उसमें 7 वर्ष के लिए सरकार छात्रवृत्ति देती है प्रत्येक माह। तो ये परीक्षा जो बच्चे अध्ययनरत हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता भी मिल जाती है, तो उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से शुरू रहे। सरकार की यही मंशा है कि बच्चे लगातार पढ़ते रहे, बच्चों की पढ़ाई बीच में अवरुद्ध नहीं हो। तो इसी कड़ी में मैं भी आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप इस परीक्षा को पास कर सके। तो मैं आपके लिए लगातार सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने पीछे कम से कम 35 से 40 वीडियो बना दिए हैं, और अब लगातार सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। जो ये वीडियो है, ये मानसिक योग्यता का वीडियो है, जिसमें कैलेंडर पर आधारित है। किस पर? कैलेंडर पर आधारित वीडियो है। अब इसमें 1% तो पक्का आता है। कैलेंडर पर आधारित वीडियो है, इस पर 1% तो पक्का आता है। अब आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कैलेंडर वाले में ज़्यादा कोई माथाफोड़ी है नहीं। थोड़ा सा अगर समझ जाओगे, ध्यान से इसको देख लोगे, तो आप उस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, इस वीडियो पर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी लगातार शेयर करते रहें। तो देखते हैं, हम प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक होता है एलीप वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। जैसे आप जानते हो कि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं सामान्यतः, लेकिन चौथे साल कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। यानी 365 और चौथे साल 366 दिन हो जाते हैं। एक दिन की बढ़ोतरी होती है। एक दिन की बढ़ोतरी होती है, ये कौन से माह में होती है ये बताऊंगा मैं आपको। तो ये बढ़ोतरी होती है, ये फरवरी माह में होती है। एक दिन की बढ़ोतरी फरवरी माह है, उसमें एक दिन की बढ़ोतरी होती है। इसमें सामान्यतः फरवरी में 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28। लेकिन जो फरवरी माह में एक दिन की बढ़ोतरी होती है, तो उस समय कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। किस में? फरवरी में। अब फरवरी में 29 दिन हो गए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि फरवरी में 29 दिन और 28 दिन। आपको ये जानकारी भी है कि जब 29 दिन होंगे फरवरी में, तो उस वर्ष को क्या कहेंगे? लीप वर्ष। क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहते हैं। यानी कि जिस फरवरी में एक दिन ज़्यादा होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। और यह मौका कब आता है? हर चौथे साल। कब? हर चौथे साल ये मौका आता है। अब लीप वर्ष हम चेक कैसे करें? लीप वर्ष ये होगा या नहीं होगा? चलो वर्तमान का तो हम देख लेते हैं, लेकिन चेक कैसे करें लीप वर्ष? तो सीधी सी बात है, जैसे कोई सन दे दी गई अपने को, 1948 दे दी गई सन। अब 1948 लीप वर्ष है या नहीं, कैसे जानकारी करें? तो आपको क्या करना है? 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष होगा। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि 1948 है, इसमें 4 का भाग दे के देखते हैं। तो 4 बार जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर नीचे 3 बचा, फिर 4 कितनी? 8 बार जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर नीचे 2 बचा और 8 उतारा, तो 7 बार जाएगा, 28 आता है पूरा 487। यानी कि पूरा भाग जा रहा है। तो 1948 क्या है? लीप वर्ष है। इसी प्रकार से आप 2016 को ज्ञात कर सकते हैं, 2020 को भी ज्ञात कर सकते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है। इससे हमें पता चल जाएगा लीप वर्ष का। ये तो बात एक है। अब दूसरी बात है कि जो महीने हैं, उन महीने में कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ये भी आपको याद रखना। फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में है 28 या 29 दिन। और 29 दिन कब होंगे? चौथे साल।
और आगे मार्च आता है, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 30 दिन होते हैं। आप इन बातों को नोट करते रहिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बातें बार बार हम रिवाइज करेंगे तभी याद रहती है। एक बार हमने पढ़ लिया, उसके बाद में कई दिन इसको नहीं देखा तो ये बातें याद नहीं रहेगी। तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन। उसके बाद में हम देखते हैं अप्रैल के बाद में मई। मई में 31 दिन होते हैं। फिर आगे आता है जून। जून में 30 दिन होते हैं। फिर आगे आता है जुलाई। जुलाई में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। उसके बाद में अगस्त आता है। जुलाई के बाद में अगस्त आता है। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। उसके बाद में आता है सितंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं सितंबर में। फिर अक्टूबर आता है उसके बाद में, अक्टूबर। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो अक्टूबर तक हमने देख लिया। जैसे मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, लगातार अगस्त में 31 दिन। जुलाई और अगस्त दोनों महीने लगातार है, उनमें 31 दिन होते हैं। उसके बाद में सितंबर में 30 दिन होते हैं और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। इनको उतार लो आप अपनी कॉपी में और वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद में नवंबर आता है। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। उसके बाद में दिसंबर। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ये जो महीने हैं, महीनों के दिन हैं, ये आप पैटर्न वाले प्रश्न हैं उनमें भी आपके काम आएगा, और जो कैलेंडर के प्रश्न हैं उनको हल करने में भी आपके काम आता है। तो ये दिन है, दिनों की संख्या। अब दिनों की संख्या आपने लिख ली होगी और अपनी कॉपी में उतार ली होगी। अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब देखते हैं प्रश्न। इनमें प्रश्न कैसे आता है? इनमें प्रश्न जैसे ये दिया गया है, यदि 13 जनवरी 2013 को रविवार हो तो 13 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा? देखो 13 जनवरी 2013 को क्या है? रविवार। तो 13 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा? अब इनमें सबसे पहले आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जो साल दी गई है वो लीप वर्ष है या नहीं। अब लीप वर्ष कैसे ज्ञात करोगे? पहले ही बता दिया, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर अपने को पता चल जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग देते हैं तो लीप वर्ष पूरा पूरा भाग जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, अगर नहीं जाता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो आपने देखा कि ये लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब क्या है? फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन। कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब अपने को निकालना इन्होंने दिया है कि 13 जनवरी। अब इसमें 2013 साल एक ही है। अब 13 जनवरी को रविवार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रविवार। उसके बाद में पूछा है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को कौन सी तारीख होगी? अब ये हमें ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बिल्कुल साधारण सिंपल सा तरीका बता दूं, उसके बाद में आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखो 13 जनवरी को है रविवार। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, और बार बार अभ्यास करोगे प्रश्नों का तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 13 जनवरी को रविवार है। क्या है? 13 जनवरी को रविवार है। अब 14 जनवरी से हम शुरू करते हैं। 14 जनवरी से 14 जनवरी से टोटल 31 जनवरी तक दिन देख लेंगे कितने होते हैं। 14 जनवरी से 31 जनवरी तक, अगले दिन से 14 जनवरी से 31 जनवरी तक दिन कितने होते हैं? तो 7 ये और 11 ये, 7 और 11 18 दिन ये हो गई। उसके बाद में फरवरी के दिन, फरवरी में कितने? 28 दिन। उसके बाद में मार्च के दिन 31। उसके बाद में अप्रैल के 30 दिन। उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई के 31 दिन। उसके बाद में जून के 30 दिन। जून के बाद में जुलाई के 31 दिन। जुलाई के बाद में अगस्त के भी 31 दिन। अगस्त के बाद में सितंबर के 30 दिन। और सितंबर के बाद में अक्टूबर दिया गया है कितना? 13 अक्टूबर। तो अक्टूबर के कितने दिन हो गए? 13। ये विधि है, शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि आप जो प्रश्न करोगे उसमें आपकी गलती की संभावना बहुत ही कम होगी, और अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो इसमें आपको जोर नहीं आएगा। कैलकुलेशन भी फटाफट, जो गणना है वो भी फटाफट हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है? इन सभी को जोड़ना है। जैसे जो महीने थे उन सभी को क्या करना है? अपने को जोड़ना है।
क्या करना है, जोड़ना है। अब इसमें बस ध्यान इसकी रखनी है कि जो फरवरी का महीना है वो 29 है या 28 है, तो अब इसको जोड़ना है। जोड़ के आपको क्या करना है, जोड़ के उसमें कितने का भाग देना है, 7 का भाग। कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। जोड़ के कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। और 7 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो वही सेम दिन होगा जो पहले है। जैसे 13 जनवरी को रविवार है तो 7 का भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो कौन सा वार होगा, रविवार। कौन सा वार होगा, रविवार। अगर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, शेषफल 1 बचता है, तो अगला वार होगा, जैसे रविवार से अगला वार कौन सा है, सोमवार। कौन सा है, सोमवार। अगर शेषफल 2 बचता है तो उसमें जो पहले वाला वार है उसमें जोड़ दो 2, तो रविवार था, रविवार के आगे 2 जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार। अगर 3 है तो बुधवार हो जाएगा। यानी जो शुरू वाला वार है उसमें दिन जोड़ते जाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे रविवार ने होकर यहाँ पे था मंगलवार, क्या था, मंगलवार। अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है और उसमें 3 शेष बच रहे हैं। 7 का भाग देने पर कितने शेष बच रहे हैं, 3। तो कौन सा वार होगा, मंगलवार के बाद में 3 वार देखेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। बस यही तरीका है, सीधा भी तरीका है और थोड़ा सा इसमें उलझन भी है क्योंकि कैलकुलेशन है। अगर हम बार बार अभ्यास करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन याद हो जाएगी। आपको शॉर्ट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शॉर्ट से करते हैं, हम किसी ट्रिक से करते हैं तो उसमें गलती होने की भी संभावना रहती है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती। और 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि वार कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। थोड़ी सी गणना बड़ी होगी लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं इसमें 13 अक्टूबर 2013 कौन सा वार होगा। चूँकि सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष, एक सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष का दूसरा नाम दिया गया एलिप वर्ष। एलिप वर्ष, सामान्य वर्ष का दूसरा नाम क्या है, एलिप वर्ष। तो जनवरी और अक्टूबर का पंचांग समान होता है, अतः 13 अक्टूबर को जो दिन होगा वहीं 13 अक्टूबर को होगा, 13 जनवरी को होगा वहीं दिन 13 अक्टूबर को होगा। तो इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्या जा रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है। आप भाग दे के देख लेना। तो इसमें रविवार है तो 13 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, रविवार ही होगा। अब आगे आपको 2-3 प्रश्न और मैं दिखाता हूँ, उन प्रश्नों को आप हल ज़रूर करना। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को अपनी कॉपी में उतार लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना इसका, या फिर वीडियो को स्टॉप करके आप इन प्रश्नों को उतार सकते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है। अब इस प्रश्न को उतारोगे और उसके बाद में आप को जानकारी हो जाएगी। एक प्रश्न ये दिया गया है। अब इन प्रश्नों को जैसे हल करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा वार आएगा, और आपका अभ्यास भी इन प्रश्नों से लगातार हो जाएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। आपकी जो परेशानी है उसका समाधान किया जाएगा। तो लगातार आप पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे। अगर मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर एक दिन मिलेगी। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो लगातार मेहनत करते हैं, और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता है। तो आप लगातार मेहनत करते रहें। धन्यवाद बच्चों।